इन थर्मोरेगुलेशन, जैसे अभी हमने पीछे बात की कि स्किन का क्या रोल है थर्मोरेगुलेशन के अंदर, मैंने एक सवाल उठाया था, अब मैं उस सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं। आप लोगों ने उससे बताया था सर वो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं एंड सो ऑन। Now, if you look at this, so we have like 3 points which like actually explains how skin is the most important factor in controlling the thermoregulation or in controlling the temperature of the body. पहली चीज, skin regulates body temperature. Skin regulate करती है body के temperature को, ये हमें पता है, बट ये कैसे करती है ये देख लेते हैं। Skin have receptors for detection. स्किन के पास रिसेप्टर होते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा सिग्नल हमारी बॉडी इस वक्त सेंस कर रही है। मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं एसी के अंदर, एसी चल रहा है तकरीबन पता नहीं कितने पे, आई डोंट नो, 16-17 पे चल रहा होगा। मुझे कैसे पता चल रहा ठंड हो रही है? नर्व एंडिंग्स के जरिए, और ये नर्व एंडिंग्स एपिडर्मिस पे नहीं है बल्कि डर्मिस सेकंड नंबर पे मौजूद है। ठीक, ये हीट या जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है वो डेप्थ तक जा रहा होता है स्किन के, यानी डर्मिस तक जाता है, एंड इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट द ब्रेन कि अगर टेम्परेचर इस वक्त चल के आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं किसी चीज को हाथ लगाता हूं, मिसाल के तौर पर मैंने इसको हाथ लगाया यहां पर, मैंने कहा ओके ये मुझे ठंडा फील हो रहा है, तो टेम्परेचर ही तो सेंस किया मैंने। गर्म खोलते हुए पानी के अंदर हाथ डाल दूं, टेम्परेचर ही तो सेंस किया मैंने। अब इस टेम्परेचर के बिहाफ पे हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेरी फर्स्ट पैरामीटर, वेरी फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस थर्मोरेगुलेशन विच इज योर स्किन। से स्किन पहले रेगुलेट करती है। अब आगे देखो, रिसेप्टर सेंड सिग्नल टू ब्रेन एंड ब्रेन करेक्ट्स द टेम्परेचर वाया फीडबैक मैकेनिज्म। होता क्या है कि मिसाल के तौर पर मैंने किसी बर्फ के ऊपर हाथ रखा तो एक झरझरी सी पूरी जिस्म में मच जाती है। वो क्या है, वो एक सेंसेशन है जो ब्रेन तक पहुंच रहा होता है और मेरी बॉडी खुद भी उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है, क्या हो गया क्या हो गया, एकदम ठंडा फीलिंग आ रही है। सबने फील की होगी ये चीज कभी ना कभी जिंदगी के अंदर। अब ब्रेन तक ये सिग्नल जाता है, और ब्रेन तक जब सिग्नल जाता है तो ब्रेन फिर करेक्टिव मेजर्स करता है कि किसी तरीके से इस गर्मी वाले या इस ठंड वाले फैक्टर को किसी तरीके से रेगुलेट किया जा सके। ये ठंड अगर ज्यादा है तो उसको रेगुलेट किया जा सके, गर्मी ज्यादा है तो उसको किसी तरीके से रेगुलेट किया जाए। तो फीडबैक थ्रू नर्व्स जाता है ब्रेन के पास, और ब्रेन फिर फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए इसको कंट्रोल करता है। नाउ रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में स्किन का क्या रोल होता है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट टेम्परेचर होता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास कभी भी अगर इस टेम्परेचर को या तो बढ़ जाए ये टेम्परेचर या टेम्परेचर कम हो जाए तो इससे बड़े मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन सब चीजों को रेगुलेट करने में स्किन रोल प्ले कर रही होती है। कैसे रोल प्ले करती है? सबसे पहली चीज आ जाती है, अगर बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सबसे पहला काम यह स्टार्ट होता है कि स्वेटिंग स्टार्ट होती है। स्वेटिंग क्या होती है? यस बिल्कुल, स्वेटिंग, पसीना आना। यह क्या होता है दरअसल कि हमारी बॉडी पानी निकालती है अपने अंदर से ताकि उसके साथ साथ हीट भी रिलीज हो सके बॉडी से बाहर। अब एक बात समझो जरा अच्छे तरीके से, आप बाहर खेल रहे हो फुटबॉल या क्रिकेट, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ना शुरू हो गया बाहर, क्योंकि गर्मी थी तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है आपके पास तो उसके नतीजे में क्या होता है कि अब बॉडी इटसेल्फ कोशिश करती है कि जो अंदर भी मेटाबॉलिज्म की वजह से हीट रिलीज हो रही है उसको बाहर निकाले, क्योंकि जो हीट है अंदर एंटर होने शुरू होती है बॉडी के। अपनी बॉडी की भी हीट होगी तो गर्मी पागलपन, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। तो अब अंदर की जो हीट है उसको बाहर निकालना है कुछ भी, तो बाहर निकालने का एक तरीकेकार ये है कि यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्वेट दैट एक्चुअली टेक्स हीट विद वाटर आउटसाइड द बॉडी। बॉडी से बाहर निकलती है पानी के साथ साथ, और फिर जब पानी जमा होगा ना बॉडी के ऊपर और हवा लगती है तो पानी ऊपर से हवा, कैसी फीलिंग आती है? पानी खड़ा हुआ है, हवा आ रही है उस पानी से टकरा के, कैसी फीलिंग आती है भाई? जल्दी से बताओ।
फीलिंग कैसे आती है? ठंडी ठंडी फीलिंग आती है। ठंडी फीलिंग आती है कि नहीं आती? वो जो रूम कूलर है, अगर कभी किसी ने इस्तेमाल किया हो तो उसको आइडिया होगा, वो ठंडा ठंडा आपके पास जो है वो नीचे पानी ठंडा हो रहा होता है, वो साथ साथ मूव कर रहा होता है। आपने वाले पंखे देखे होंगे, वो जिसमें से पानी निकलता है, वो पानी पूरा फवारा नहीं मार रहे होते आपको कि वो नहा रहे हैं, उसके नीचे खड़े हो गए, आपको नहाने वाली फीलिंग नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि वो मिस्ट की फॉर्म में, मिस्ट फैंस कहलाते हैं, यूं यूं चल रहे होते हैं, उससे मिस्ट रिलीज हो रही होती है और वो साथ में हवा फेंक रहे होते हैं। क्या जब पानी के साथ हवा उड़ती हुई आती है तो ठंडी हवा लगती है आपको। तो स्वेट अगर बॉडी के ऊपर जमा हुआ है और हवा आई है शूं करके, तो हवा आपके साथ वो हवा स्वेट को लेके जाएगी एंड यू विल फील लाइक ठंडा ठंडा फीलिंग आपको आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा बॉडी के हेयर्स गिरना शुरू हो जाते हैं। बॉडी के हेयर्स गिरना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों गिरना शुरू हो जाते हैं? कि गर्मी के मौसम में जब गर्मी होती है आपके पास, तो जो मसल्स हेयर्स के साथ लगे हुए होते हैं, वो हेयर आपके पास रिलैक्स हो जाते हैं, वो ये मसल रिलैक्स होते हैं, जैसे रिलैक्स होते हैं तो हेयर गिरना शुरू हो जाते हैं। अब हेयर गिरते क्यों है? उसकी कई सारी वजूहत हैं। एक वजह तो उसकी ये होती है कि आपके पास ज्यादा स्वेट ना निकले, उसको भी बचाना जरूरी होता है। ज्यादा स्वेट ना निकले उसको भी बचाना, क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा स्वेटिंग हो जाएगी तो उससे तो पानी पूरी बॉडी का बाहर निकल गया, अब क्या करोगे? डिहाइड्रेशन से पड़े हो गए यूं करके, तो अब उससे भी तो बचाना है ना अपने आप को, तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और पूरी बॉडी के मसल्स रिलैक्स होते हैं, क्योंकि इफ दिस स्टे स्टिफ और कॉन्ट्रैक्टेड तो बाल यूं खड़े हो जाएंगे, और बाल खड़े होने का मतलब ये कि यू आर यूजिंग एनर्जी टू इरेक्ट दोज मसल्स, तो आप उसको रिलैक्स छोड़ देते तो वो बाल आपके पास यूं करके गिर जाते हैं सारे। अब वो एक तो एनर्जी बचा रहे हैं आप, दूसरा आप ज्यादा स्वेटिंग से बचा रहे हैं, क्योंकि जब बाल ज्यादा गिरना शुरू होते हैं ना यूं यूं करके, तो वो स्वेट ग्लैंड्स को भी कवर करना शुरू कर देते हैं, पोर्स को। अब देखो ना, पीछे तस्वीर दिखाता हूं, अभी पीछे तस्वीर आई थी आपके पास, ये देखो, अब ये स्वेट पोर है, ये पोर है फॉर एग्जांपल। अब बाल जब गिरना शुरू होंगे एक साथ तो वो पोर्स को कवर कर लेंगे, यानी कम से कम पानी लॉस होगा बॉडी से। पानी लॉस से भी तो बचाना है, ऐसा थोड़ी कि भाई एयर कंडीशन की तरह पानी खोल दिया, चलो बेटा पानी बाहर निकलते रहो, हवाएं आएंगी हमें कूल करेंगी, एक वक्त आएगा पानी नहीं बचेगा, पड़े होंगे यूं लाश की तरह। तो ये सारी चीजें रेगुलेट करना जरूरी होती हैं। सिर्फ एक चीज जरूरी नहीं है कि भाई वो आपने देखा कि भाई चलो पानी बाहर निकालते चले आओ, रूम कूलर बन जाते हैं हम लोग। अब स्वेटिंग हुई, पानी निकल रहा है, घर के बाहर यूं खड़े हो गए, पीछे पंखा चल रहा है, घर वालों के आगे खड़े हो गए, मैं अपने घर वालों को रूम कूलर बन के दिखा रहा हूँ। नहीं भाई, आप रूम कूलर क्या, वो उनको ले जाना पड़ जाएगा आपको ड्रिप लगवाने के लिए, या हो सकता है वो उसकी भी जरूरत पेश ना आ सके, हालत ज़्यादा खराब हो जाए आपकी। बहरहाल तो अब ये देखना भी जरूरी होता है, ठीक। अब उसके बाद एक और चीज, वेजोडाइलेशन, एक बड़ा बहुत कॉमन टर्म है जो आप बीइंग अ डॉक्टर सुनते जाओगे, डॉक्टर सुनोगे वर्ड ये वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजोडाइलेशन। मैं बच्चों को यानी जब हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस पढ़ते हैं ना, उस वक्त भी इसका जिक्र पढ़ाता हूं मैं, और एग्जाम्पल देके पढ़ाता हूं, बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल, जब उसकी जिक्र आएगा तो उस वक्त इसकी बात करेंगे। आर्टरीज, आर्टरियोल्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क इन डर्मिस। अब आसान बात कर लेते, छोड़ो अंग्रेजी को, अंग्रेजी का पढ़ाने के लिए थोड़ी खड़े, समझाने के लिए खड़े हुए। हमारी स्किन पे ना, मैंने कहा था पेपर कट पर लगेगा तो खून निकलेगा। डर्मिस में या एपिडर्मिस के पोर्शंस के अंदर जो ब्लड होता है ना, उसमें वो फ्लो कर रहा होता है। अब मेरी बात गौर से समझना, अब होता कुछ इस तरह से होता है कि मैं तस्वीर बना के दिखाता हूं इसकी। ये मिसाल के तौर पे आपकी स्किन है, ये स्किन है, ठीक है, ये मैंने बीच में लाइन खींची और ये एक और स्किन बना दी, ठीक है, दो स्किन्स बना दी मैंने। नाउ हमारे पास अभी ये आपके पास ब्लड कैपिलरी मूव कर रही है, ठीक है। वेजोडाइलेशन का मतलब क्या होता है? डायलेट करना, फैल जाना, फैल जाना, डायलेट कर जाना। जब आपके पास गर्मी ज्यादा होती है ना, तो वेजल्स फैल जाती हैं। फैलने के दो फायदे होते हैं, एक तो ब्लड तेजी से फ्लो करता है वहां से, उस जगह से, स्किन में से। दूसरा फायदा वो ये कि आप एक चीज नोट करोगे, अब फायदा क्या है, जब आप अपनी आर्टरीज को, वेन्स को करीब कर दोगे स्किन से, तो उसमें आसानी एक ये होगी कि आपके पास हीट बड़ी आसानी से फ्लो कर जाएगी आउटसाइड द स्किन। स्किन से हीट बड़ी आसानी से बाहर निकलेगी, और यही तो फायदा है वेसोडाइलेशन का,
जब बॉडी के अंदर हीट ज्यादा बढ़ जाएगी तो ब्लड फ्लो भी तेज हो जाएगा पूरी स्किन में। ब्लड फ्लो तेज होना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप खुद एक चीज फील करो ना, अगर पानी गर्म है, ठंडा कैसे किया जाता है? दो तरीके हैं, या तो आप ये कर लो कि उसमें ठंडा पानी ऐड कर दो, ठंडा हो जाएगा। अब ब्लड को हम ब्लड कैसे ऐड करेंगे ब्लड के अंदर? दूसरा तरीका पता है क्या होता है? एक लो आप गर्म पानी जो बड़े जग में था, उस गर्म पानी को दूसरा खाली जग लो और उसको उंडेलो खाली जग में गर्म पानी को, फिर इसको इसमें डालो, फिर इस तरह से डालते रहो। यानी गर्म पानी का जग और खाली जग, गर्म पानी को खाली जग में डालो, खाली जग में पानी भर जाएगा, उसको फिर दोबारा पुराने जग में, इस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट करते रहे इधर उधर करके। उससे क्या होगा, जब पानी मूव करेगा ना तो आपके पास ठंडा पानी ऊपर, ऊपर का पानी नीचे, नीचे पानी की मूवमेंट होगी तो हीट रिलीज होती चली जाएगी। कभी आप लोगों ने करके देखा होगा इस तरह से, बच्चों को करके देते हैं आमतौर पे जिनके घर में गीजर वगैरह नहीं होता। हमारे घर में भी ये होता था कि भाई अब पानी कैसे ऐड करें, उसमें जगह ही नहीं है मग्गे में, जग में, अब क्या करें इसका? तो अब ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा उंडेलते हैं एक दूसरे के अंदर ताकि ठंडा हो जाए और फिर इसके बाद उसका कोई काम किया जाए। सूप वगैरह बन रहा है, कोई इस तरह की चीज बननी है, उसमें भी आमतौर पे स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। तो क्या है, मूवमेंट बढ़ा दो, मूवमेंट बढ़ाओ। अब ब्लड की मूवमेंट बढ़ेगी तो टेम्परेचर आपके पास, हीट बाहर निकलना शुरू होगी। अब हीट बाहर निकालने के लिए और ब्लड की मूवमेंट बढ़ाने के लिए हमने वेजल्स को चौड़ा कर दिया, फैला दिया। अब आपके पास यहां से ब्लड भी तेजी से मूव करेगा और हीट बाहर निकलेगी। हीट बाहर निकालने के लिए हमने स्किन और आर्टरी को आपस में करीब करीब कर दिया, डिस्टेंस इनका रिड्यूस कर दिया। ये होता है फायदा वेजो डायलेशंस का। समझ रहे हो बात को? वेजो कहते हैं वेसल को, ब्लड वेसल, और डायलेशन कहते हैं फैलाने को। समझ में आ गई बच्चों मेरी बात? ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को है भाई? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब बॉडी में टेम्परेचर ठंडा हो गया, आपको बिठा दिया किसी ने फ्रीजर के अंदर। अच्छा, फ्रीजर में बैठना नहीं, अब वहां ऑक्सीजन नहीं होती, पता चलेगा तफरी में बैठ जाओ फ्रीजर के अंदर जाके। तो किसी ने छुपन छुपाई खेल लेते, बोला कि मैं 10,000 रुपये दूंगा अगर मुझे ढूंढ के निकाल लिया, या मैंने तुम्हें पकड़ लिया, आप जाके घर के फ्रीजर के अंदर बैठ गए। वो बाहर से किसी ने ताला लगा दिया, उसके अंदर फ्रीजर के अंदर लॉक लगता है ना, फिर क्या होगा कि वो फिर बाहर नहीं आ सकते, अंदर ही रह जाएंगे फिर हमेशा के लिए, प्रिजर्व, फॉसिलाइज्ड। ठीक है, अच्छा। अब पहली चीज, अगर ठंड हो गई ज्यादा, देन व्हाट? हेयर्स इरेक्ट हो जाएंगे। हैं, ये क्या सर? अभी तो हेयर्स का, हेयर्स इरेक्ट होने की वजह थी। हेयर्स इरेक्ट होने से क्या फायदा होगा? ह्यूमंस में एज सच कोई खास काम नहीं होता इसका ह्यूमंस में, क्योंकि हमारे या तो हेयर्स होते ही नहीं है या बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ह्यूमंस में ऐसा कोई फायदा नहीं होता। लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर इसका फायदा होता है। फर के जो हेयर्स होते हैं वो खड़े होना शुरू हो जाते हैं। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि आपके पास जो, बना के दिखाता हूं आप लोगों को, ये मिसाल के तौर पे स्किन है, इसके ऊपर हेयर्स इस तरह से खड़े हो गए। ठीक है, हेयर्स खड़े हो गए। अब देखो, अगर आपके पास एयर चलेगी तो यहां रुक गई, आके एयर आई, यहां रुक गई, यहां रुक गई, आगे नहीं बढ़ पा रही, रुक गई, एयर फिक्स हो गई, आगे नहीं बढ़ पा रही। दूसरी तरफ एक बंदा जिसकी हेयर्स गिरे हुए थे ऐसे, ठीक है, हेयर्स गिरे हुए थे, इरेक्ट नहीं थे, उसको अगर हवा चल रही होगी, अब मुझे बताओ ज्यादा ठंड किसको लगेगी? वो जिसके पास हवा रुक गई है, या वो जिसकी स्किन के ऊपर से हवा टच होती हुई जा रही है बार 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 बार? कौन है वो बंदा, कौन है वो मखलूक जिसको ज्यादा ठंड लगेगी? वो जिसके बालों ने हवा रोक ली, या वो जिसके बालों ने हवा रोक ही नहीं सके, वो हवा टच करती जा रही है उसको स्किन पे? आप कहोगे सर वो जिसको टच की जा रही है बार बार, क्यों? उसके पास बैरियर ही नहीं है हवा को रोकने वाला। अब वो बंदा कि जिसके बाल पूरे गिरे हुए हैं, उसके पास कोई बैरियर नहीं है, हवा को रोकने वाला कोई नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? आप देखो ना, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपको शायद मेरी बात समझ में आए। बिल्डिंग्स होती है ना, बिल्डिंग्स, गुंजान आबाद इलाका है जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हवा वहां पर ज्यादा होगी या उस खुले मैदान में ज्यादा होगी जहां फसलें खड़ी हुई? अगर आप में से कोई इंटीरियर सिंध वगैरह से ताल्लुक रखता है उसको, और वो कराची में रहता है, उसको दोनों में जगह में फर्क पता चलेगा।
हम तो जाहिर सी बात है कराची में अर्बन फॉरेस्ट में रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि हवा तेज होती क्या चीज है। तो वो जो यानी इंटीरियर में रहते हैं उनको पता है कि खुले खेत में हवा कैसी चलती है, यूं चल रही है भाई फुल, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर इस खेत के आगे इतना बड़ा सा पहाड़ आ जाए तो वो हवा रुक जाएगी आपके पास और हवा का फ्लो रुक जाता है। एग्जाम्पल देख लो ना, कराची में कितने सारे आपके पास प्रोजेक्ट्स बने हुए एक दूसरे के साथ 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 बिल्डिंग खड़ी हो जाती हैं, हवा रुकना शुरू हो जाती है। अब ये बिल्डिंग आ गई, इसकी हवा रुक गई, आगे वाले को मिल ही नहीं रही कोई हवा, तो हवा का फ्लो रुक जाता है इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग से। बैरियर आ गए ना बीच में, तो आपके पास हवा का फ्लो रुक गया। अब आप बैठे वो, हाँ शायद हवा आएगी, काश ये अल्लाह ताला किसी तरीके से आगे वाली बिल्डिंग गिरा दे तो हमें भी हवा मिल जाए। अब आप यही दुआई कर रहे होते हो। लेकिन जो खुले मैदान वाला है उसको थोड़ा सा तो कुछ करना पड़ता, कोई मेजर्स लेने पड़ते हैं हवा से बचने के लिए, इतनी झक्कड़ चल रहे होते हैं हवा के। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर भी आ जाती है। अब किसी बंदे के स्किन के हेयर्स गिरे हुए तो हवा चलेगी और उसको हवा फील होगी बाकायदा, ओहो ठंडक कपकपी। लेकिन एक बंदा है कि जिसके बाल यानी फर खड़े हो गए बॉडी में, वो क्या करते हैं, हवा की मूवमेंट को रोक देते हैं। अब जब हवा आगे आ ही नहीं सकेगी तो आपको ठंड कैसे लगेगी भाई? हवा तो ठंड तो उस वक्त लगती है ना, और ठंड पता कब लगती है मैं आपको बताता हूं। आपको पता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ फ्लूइड, वो मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हीट मूव करती है। जब हीट मूव करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो आपको सेंसेशन आता है गर्मी या सर्दी का। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है फिजिक्स का? बच्चों को, प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट पता है फिजिक्स का कि हीट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। अब देखो मिसाल के तौर पे मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे अभी एसी में सर्दी क्यों लगेगी? इसलिए लगेगी मेरी अपनी बॉडी की हीट है ना वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाहर हीट कम है। जब मेरी बॉडी से हीट बाहर जाएगी तो मुझे ठंड लगेगी। मैं बाहर जाता हूं, मुझे गर्मी क्यों लगेगी? क्योंकि बाहर की गर्मी मेरी बॉडी में एंटर होना शुरू होगी तो मुझे गर्मी लगेगी। या तो बॉडी हीट बॉडी को छोड़ रही है तो सर्दी, हीट बॉडी में आ रही है तो गर्मी। ये बात क्लियर है सबको? ये बात सबको क्लियर है? अब समझो बात को, जब आपके पास हवा आती है तो वो क्या करती है, अंदर की जो हीट है ना जो बाहर आहिस्ता आहिस्ता करके निकल रही है उसको अपने साथ लेके जाती है। अब हीट अगर बॉडी की तेजी से रिमूव हो रही है तो इट मींस कि आपकी बॉडी और जल्दी तेजी से टेम्परेचर ड्रॉप करेगी। क्लियर? तभी हमें ब्लैंकेट में सर्दी नहीं लगती, क्योंकि हम प्रोटेक्टिव कवरिंग लिए हुए होते हैं, बाहर की हवा चल रही होती है, हम उसमें छुप के बैठे हुए होते हैं, हम ऊपर से अपर पहने हुए होते हैं, जैकेट पहने हुए होते हैं। क्यों? बिकॉज हवा आपकी स्किन को टच ना कर सके, और जो हीट निकल भी रही है या हवा अगर आ भी रही है तो वो आपकी डायरेक्टली हीट से बॉडी से निकलने वाली हीट को डिस्प्लेस ना कर दे, हटा ना दे। साइंस समझ में आ रही है? देखो अब तुम लोग देख रहे हो कपड़े पहनते क्यों हैं हम सर्दी में। अब तुम लोग कहीं बैठोगे, किसी बैठक में बैठोगे तो तुम उनको बता सकते हो कि वजह ये है, हम कपड़े इसलिए पहनते हैं टेम्परेचर लॉस ना हो सके। हेयर इरेक्शन इसलिए होती है कि वो बैरियर का काम करते हैं, हवा को रोक दें। बात आ रही समझ में? क्योंकि बंदे के दिमाग में एक सवाल आता है, सर देखें ये बाल गिर गए ना तो इन्होंने तो स्किन को कवर कर लिया तो फिर तो हवा लगनी नहीं चाहिए। ना 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 ना, हवा लगने का मसला नहीं है, वो गिर गए तो उन्होंने जगह बना दी कि हवा गुजरो। और यहां से यहां पर क्या हुआ, यहां खड़े हो गए तो उन्होंने रोक दिया रास्ते को कि हवा जा ही नहीं सकती। जब हवा जाएगी नहीं तो ठंड का एहसास ही नहीं होगा, हीट लॉस भी नहीं आपके पास ज्यादा से ज्यादा होगी, आराम से होगी हीट लॉस। तो कई सारी बातें इनको समझना जरूरी है। अब आ जाते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन के ऊपर। वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या है? वेजो मींस वेसल, कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कम हो जाना, सुकड़ जाना। अब देखो मेरी बात को समझो, मैं जरा पुरानी तस्वीर को वापस लेके आता हूं जो मैंने पीछे भी बनाई थी। ये तस्वीर देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने वेजल्स को डायलेट कर दिया ताकि ब्लड फ्लो बढ़ सके और हीट बाहर निकल सके। हम अब क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हीट किसी तरह से कंजर्व हो जाए बॉडी में, नहीं जा भाई प्लीज बाहर मत जा। तो अब क्या करते हैं हम ये कहते हैं कि इसको कंस्ट्रिक्ट कर दो, कम कर दो, पतला कर दो, ब्लड फ्लो को कम कर दिया जाए ताकि हीट ज्यादा से ज्यादा बाहर ना जाए, और स्किन से आर्टरीज को दूर कर दिया जाए ताकि आपके पास टेम्परेचर बाहर या हीट का बाहर निकलने का जो तनासुब है वो कम से कम किया जा सके। बात समझ आ रही? तो दोनों बातें एक दूसरे की इनवर्स है, दोनों बातें एक दूसरे की इनवर्स है। यहां पर वेजो डायलेशन में आप हीट को निकालना चाह रहे थे और वेजो कंस्ट्रिक्शन के अंदर आप हीट को कम करना चाह रहे हैं कि हीट बॉडी में से निकले, कम से कम बॉडी में रिटेन ज्यादा रहे। आखिरी बात आज की क्लास की, डिक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शन। क्यों कम कर रहे हैं हम स्वेट प्रोडक्शन को? कम क्यों कर रहे हैं?
स्वेट प्रोडक्शन क्या फायदा दे रही थी हमें हीट में, जो यहां नहीं दे रही। सर ताकि कूल ना हो, वैसी ठंड लग रही है, ऊपर से और पानी निकलेगा तो ठंडक आना शुरू हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? मेरी बात समझ रहे सारे बच्चों? अब यहां पर मेरा एक सवाल आने वाला है आपसे। देखो हमने पहले बात बोली थी कि स्किन जो है वहां से वाटर और सॉल्ट बाहर निकलते हैं। जब बॉडी में पानी ज्यादा या सॉल्ट ज्यादा हो जाते हैं तो ये स्किन के जरिए, स्वेट के जरिए बाहर निकलते हैं। अब आपने ये बात मेरे ऊपर लाजिम कर दी है कि मैं इस बात को मानूं कि स्वेट प्रोडक्शन नहीं होती सर्दी में या कम हो जाती सर्दी में। मुझे बताओ अब पानी और सॉल्ट की रेगुलेशन कैसे होगी, हम कैसे अब होम्योस्टेसिस बरकरार रख पाएंगे सर्दी के अंदर? यस, वेरी गुड। हसन ने बेहतरीन जवाब दे दिया। मेरी बात खत्म होते ही उन्होंने जवाब दे दिया कि सर सर्दियों में यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा होगी जिससे पानी और सॉल्ट्स निकलेंगे, गर्मियों में स्वेटिंग ज्यादा होती है तो यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाती है। वेरी गुड भाई हसन, बहुत बेहतरीन जवाब दे दिया आपने, एंड कर दिया। बस सारे बच्चों को ये बात समझ में आई, ये लॉजिक समझ में आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो ये वो सारी बातें आपको, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि आपको नोट्स, आपको याद करने वाली बातें हर जगह मिल जाएंगी, बट ये कॉन्सेप्ट वाली बातें जो हैं इसको लाजमी पकड़ना जरूरी है। अभी अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे कर लोगे, फर्स्ट सेकंड ईयर बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी मुश्किल है फर्स्ट सेकंड ईयर। यही सारी चीजें फर्स्ट सेकंड ईयर में भी आपको मिल जाएंगी। मेरी सारी बातें बच्चों को क्लियर है? सारे बच्चों को भाई कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी चीज में, किसी को ठीक हो गया? एक आखिरी बात कर लेते हैं, वो ये है कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है सर्दी के अंदर। ये क्या माजरा है भाई? ये मेटाबॉलिक रेट कैसे बढ़ जाता है? तो याद रखिए इस बात को कि सर्दी के खानों में कोई मशहूर खाना बता सकते हैं आप मुझे? सर्दी के खाना, मशहूर खाना, उससे मैं इसको लिंक करता हूं। पाए, ओ हो हसन ने छुटते भाई वह खतरनाक चीज का नाम ले दिया, पाए। पाए, निहारी हैं भाई, खाते तो हो गए ना तुम लोग, भज्जे के पाए, नल्ली निहारी। और क्या होता है भाई सर्दियों में? वो कौन सा सूप होता है, कॉर्न सूप, और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। ये सब क्या है? इनमें फैट ज्यादा होता है, इनमें फैट ज्यादा होता है। मगज वगैरह का भी डिशेस बन रही होती हैं। ब्रेन क्या होता है भाई? मगज मगज बोलते हैं इसको हम लोग, है भाई, मगज, ब्रेन है। ये सब क्या है? इनमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है। तो सर फैट का क्या फायदा हो रहा है हमें? फैट का फायदा ये होता है कि व्हेन एवर यू यूटिलाइज और यू कंज्यूम फैट बेस्ड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग विंटर या ड्यूरिंग कोल्ड, तो उसमें वो फैट ब्रेक डाउन करके हीट बहुत ज्यादा करता है। सर नाम नहीं याद आ रहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी खाने की एग्जाम्पल बहुत ज्यादा दे रहा होता हूँ, ये याद कराऊंगा और भी शायद बहुत सारे नाम में आप लोगों को। ठीक है, हमें सर्दी से बचा के रखता है। कैसे बचाता है भाई? कि ये जो फैट हम ले रहे हैं, ये फैट ब्रेक डाउन करके इससे हीट प्रोडक्शन ज्यादा होती है, इससे हीट प्रोडक्शन, रेस्पिरेशन में जाता है फैट, जैसे ग्लूकोज जाता है ना, ग्लूकोज की रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, एनर्जी निकलती है। फैट चूंकि और बड़ा मॉलिक्यूल है, उसकी ब्रेकडाउन होती है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ज्यादा हीट बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो उससे आपके पास क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होती है कि आप अपनी हीट खुद बना सकते हो। तो आपको पास जो है ना, वो बाहर से कवर और अगर पहन रहे तो इतना मसला नहीं होता। प्लस ये है कि ये फैट जो है जाके डिपॉजिट होता है स्किन के नीचे, और वो जो मैंने बात की थी आपके पास वो ब्लबर वाली, वो वाला काम भी कर रही होती है फैट आपके पास। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसको हमें मद्देनजर रखना जरूरी है।